हेलो वीवर्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका है 8086 का पिन डायग्राम। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन की आईसी होती है, जो कि आपका DIP में पैकेज होती है। DIP का मीनिंग होता है ड्यूल इन लाइन पैकेज। ठीक है, ड्यूल इन लाइन पैकेज मीन्स कि एक रेक्टेंगल शेप में होती है और दोनों ही तरफ इसमें इक्वल नंबर ऑफ पिन्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये देखिए, ये आपका 1 से लेकर 20 तक पिन्स हैं एक तरफ, फिर दूसरी तरफ आपका 21 से लेकर आपका 40 तक ये पिन्स इसमें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आपका इट ऑपरेट इन 2 मोड्स। फर्स्ट वन इज ए मिनिमम मोड एंड अनदर इज द मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड का मीनिंग होता है सिंगल प्रोसेसर मोड, मीन्स कि सिस्टम में आपका एक ही सिंगल प्रोसेसर लगा होता है। और मैक्सिमम मोड का मतलब होता है कि मल्टी प्रोसेसर मोड, दैट मीन कि सिस्टम में आपका एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए जो इसकी पिन्स होती हैं वो आपके कैरेक्टराइज की गई हैं 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज कॉमन पिन्स इन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। सेकेंड वन इज स्पेशल पिन्स फॉर मिनिमम मोड एंड थर्ड वन इज स्पेशल पिन्स फॉर मैक्सिमम मोड। तो चलिए एक एक करके उसको हम लोग इन ग्रुप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप, पिन्स विथ कॉमन फंक्शन इन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी आईसी बनी हुई है और इसमें जो पिन्स हैं आपकी, वो पिन्स आपकी ये 1 से लेकर आपका ये जो सारी पिन्स हैं वो पिन्स, और इसके अलावा आपका ये इधर साइड में जो बनी हुई है ये आपके सारे पिन्स मिनिमम और मैक्सिमम मोड दोनों में कॉमन है। और जो आपके जो मैंने सर्किल नहीं किया हुआ, जहाँ पे डबल लिखे हुए हैं, वो जो पिन्स हैं वो पिन्स आपके मैक्सिमम मोड में 31 से लेकर आपका 24 पिन नंबर तक। ठीक है, और इधर वाली साइड में वो मिनिमम मोड में वर्क करती हैं, इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी जो इसमें कॉमन है पिन्स। तो कॉमन पिन्स में आती हैं आपकी ये पिन्स AD15 to AD0, ये पूरी। ठीक है, तो एक एक करके इन पिन्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम आ जाते हैं आपका VCC 5 और ग्राउंड पिन पे। तो ये देखिए 40 नंबर पिन, ये वाली आपकी क्या है, VCC है। और यहाँ देखिए ग्राउंड के लिए 1 और ये 20, ये पिन्स आपकी 2 ग्राउंड के लिए पिन्स यूज़ होती हैं। ये इसमें VCC पे 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इसमें पे ये वर्क करता है, और ये पावर सप्लाई ये VCC के पिन्स पे ही लगती है 40 नंबर पिन पे। नाउ नेक्स्ट, क्लॉक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल इन द एनी ICs। तो ये बेसिकली क्या करता है, दिस इज प्रोवाइड द बेसिक टाइमिंग ऑफ द प्रोसेसर ऑपरेशन। ठीक है, जो बेसिक टाइमिंग होता है वो प्रोवाइड करता है। और सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है कि इट इज ए असिमेट्रिक स्क्वायर वेव विथ 33% ड्यूटी साइकिल। दैट मीन 33 ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या हुआ आपका, कि ये आपकी क्लॉक है वो इस तरीके से कुछ होती है। ठीक है, तो जो आपका हाई वाला पोर्शन रहता है वो आपका कितना रहता है, आपका 33%। ठीक है, 33% हाई पल्स रहती है और लो वाली रिमेनिंग रहती है। तो इसकी जो वेव होती है, स्क्वायर वेव, वो असिमेट्रिक होती है और 33% ड्यूटी साइकिल्स की होती है। फिर देखें कि ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो ये आपके 3 फ्रिक्वेंसीज के वर्जन पे वर्क कर सकता है। वो डिपेंड करता है वर्जन ऑफ द 8086 के, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज एंड द 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके इस पे होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग रीसेट पे। तो रीसेट में हम लोग अगर देखें तो आपका
ये क्या करता है, ये क्लियर्स PSW, IP, DS, DSS, ES एंड द इंस्ट्रक्शन क्यू। दैट मीन्स कि ये आपका PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, DS मीन्स डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, फिर ES मीन्स एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। इन रजिस्टर के कंटेंट आपका क्या ला देता है, क्लियर कर देता है, मतलब इसके कंटेंट्स आपका 0000 कर देता है। इसके साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन क्यू है उस इंस्ट्रक्शन क्यू को ये एम्प्टी कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, हम लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि इसमें 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, जो कि जिससे कि इसमें पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, इसकी वजह से स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। तो वो स्टार्टिंग में जब रीसेट की कीप को प्रेस करते हैं तो वो उसको क्लियर कर देता है। फिर है एक और चीज़ कि ये सिग्नल मस्ट बी एक्टिव हाई फॉर एटलीस्ट 4 क्लॉक पीरियड्स, मतलब कि 4 क्लॉक पीरियड तक के लिए रीसेट को हमें हाई रखना पड़ता है, तभी ये रीसेट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इट सेट कोड सेगमेंट टू FFF। ठीक, तो कोड सेगमेंट जो है आपका कोड सेगमेंट रजिस्टर CS, ठीक है, उसके कंटेंट ये क्या कर देता है, FFF को सेट कर देता है। जब ये कोड सेगमेंट के कंटेंट को FF सेट करता है एंड IP जो IP है आपका वो आपका 0000 कर देता है। तो दैट मीन कि जब आपका इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो वो आपके किस फिजिकल एड्रेस से स्टार्ट होगा, FFF0 इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपका विद द हेल्प ऑफ कोड सेगमेंट एंड IP। ठीक है, कोड सेगमेंट में क्या रहता है, आपका बेस एड्रेस रहता है, किसका, कोड सेगमेंट रजिस्टर में कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस और IP में आपका उसका ऑफसेट एड्रेस। तो इसकी हेल्प से इसका जो फिजिकल एड्रेस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, FFF0। आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं मैं एक बार बता देती हूँ कि आप क्या करते हैं कि जो भी आपका कोड सेगमेंट में है मतलब कि बेस में है उसमें हम लास्ट में एक 0 इंसर्ट करते हैं और फिर इसमें ये जो IP के कंटेंट है उसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका ये आपका आ जाएगा आपका फिजिकल एड्रेस, कोई भी फिजिकल एड्रेस, इसी की बात नहीं है। तो वो आपका, तो ये आपका कोड सेगमेंट की बात है, तो आपका इसमें जो स्टार्टिंग होती है एड्रेस की इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की वो इस फिजिकल एड्रेस से होती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर है आपका AD0 to AD15। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, 16 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसमें डेटा लाइंस कितनी होती हैं आपकी, डेटा लाइंस जो होती हैं वो होती हैं आपकी D0 से D15, 16 डेटा लाइंस होती हैं। और जो एड्रेस होती है वो कितनी होती है आपकी 20 बिट। तो आपका एड्रेस लाइन कितनी हुई, A0 से एड्रेस लाइन्स हुई आपकी A0 से लेकर A19 तक। ठीक, A0 से A19, तो इतनी एड्रेस लाइन्स हुई। तो आपकी जो एड्रेस लाइंस A0 से लेकर A15 तक होती हैं, मतलब टोटल 16 एड्रेस लाइंस, वो आपकी जो डेटा लाइंस होती है उनके साथ क्या होती हैं, मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग होता है कि उन पिन्स को एक साथ कर दिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि नंबर ऑफ़ पिन्स जो होती हैं वो सेव हो जाती हैं। नंबर ऑफ़ पिन सेव होने से आईसी का जो साइज होता है वो कम हो जाता है। तो जब भी मैं मल्टीप्लेक्सिंग बोलूँगी तो वहाँ पे का मतलब यही है कि वो आपका कुछ पिन्स के फंक्शन को वो एक साथ यूज़ करता है। ठीक है, और बाद में जब हमें इसे यूज़ करना होता है तब हमें उसे डीमल्टीप्लेक्स करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं दोनों वो आपकी मल्टीप्लेक्स होती हैं। तो दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं AD0 टू AD15 तक, ठीक है, AD0 से AD15 तक। फिर हम लोग देखिए नेक्स्ट आपका इसमें क्या है। नेक्स्ट है आपका कि एड्रेस रिमेन्स ऑन द लाइन्स ड्यूरिंग T1 स्टेट, ठीक है। अब इन दोनों ही पे आपका इन जो लाइन है आपकी वो आपका AD0 टू AD7 उस पर एड्रेस भी रहता है और डेटा भी रहता है। तो अब इसमें कुछ हमें टाइम स्लॉट डिसाइड करना पड़ता है कि हमें नहीं, मतलब प्रोसेसर का जो मैन्युफैक्चर है उन्हें इन्होंने डिसाइड किया कि इन लाइन पे दोनों को जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि टाइम स्लॉट बता दिया कि पहले कौन जाएगा, पहले एड्रेस जाएगा और उसके बाद में डेटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों उस पर अवेलेबल हैं आपके। तो क्या होता है कि जो आपके T1 स्टेट होता है उस पर आपका एड्रेस जाता है और जो रिमेनिंग स्टेट है मतलब T2, T3, T4 एंड TW एंड T4 उस पर आपका डेटा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि T1, T2, T3, T4, TW और T4 क्या है। तो इसको देखने के लिए कि T स्टेट क्या होता है, मैंने जो वीडियो बनाया है T स्टेट मशीन साइकिल, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आप एक चीज़ नई आपको दिखेगी कि TW, तो जो A086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें इसलिए इस वेट टाइम के लिए यहाँ पे इन्होंने इसको TW नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया, और कुछ नहीं है, ये वो सेम T स्टेट ही है। उसको बस कहने का एक ढंग है कि T1, T2, T3, T4 के बीच में वो आपका वहाँ पे यूज़ होता है। फिर हम लोग देखें तो ये, हाँ, ये आपकी एक्टिव हाई लाइंस होती हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिव हाई लाइंस होती हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर पिन डायग्राम को देखें, देखिए ये पिन डायग्राम ये देखें तो ये आपकी जो पिन्स हैं यहाँ पर, ये पिन्स हैं आपके यहाँ पर, ये देखिए ये 2 से लेकर आपका AD16 तक, ये क्या है आपका 60 नंबर तक। इसी तरीके से और एक जो 39 पे आपका क्या आ रहा है AD15, ये लाइंस आपके, ये पिन्स इसके लिए असाइन होती हैं, ठीक है। तो फिर से हम आ जाते हैं उसी स्लाइड पे, हाँ ये हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो अब जो नेक्स्ट पिन्स आती हैं वो क्या है आपकी, जो मैंने भी बताया कि 20 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं। तो बची हुई एड्रेस लाइंस आपकी कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, बची हुई एड्रेस लाइंस हुई आपकी A16 टू A19, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये आपकी मल्टीप्लेक्स होती हैं किसके साथ, एड्रेस लाइन के साथ, S3, S2, S5 एंड S6, ये स्टेटस लाइन्स होती हैं। उस स्टेटस लाइन के साथ वो मल्टीप्लेक्स होती हैं। तो उसी तरीके से पहले की तरह ही इसमें भी टाइम स्लॉट होता है। तो आपके T1 पे आपको क्या मिलता है, A16 टू A19 एड्रेस लाइन्स मिलती हैं, और T2, T3, T4 पे आपको ये देखिए लिखा हुआ है, ये स्टेटस मिलती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये अभी है आपका। तो अब देख लेते हैं कि ये स्टेटस लाइंस क्या हैं। ये जो स्टेटस लाइन है S5 जो होता है ये वाला, ये आपका इंटरप्ट इनेबल फ्लैग बिट की स्टेटस को शो करता है कि इंटरप्ट इनेबल है कि नहीं इनेबल है। फिर जो S6 है इसकी ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, बस ये लो रहता है हमेशा। और अगर हम लोग S3 एंड S4 को देखें तो ये सेगमेंट रजिस्टर, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर प्रेजेंटली यूज़ हो रहा है वो इसको बताता है। तो देख लेते हैं ये क्या, देखिए 00 होगा तो दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज़ हो रहा है। अगर 01 है तो इसका मतलब है कि स्टैक सेगमेंट यूज़ हो रहा है। अगर आपका 10 है तो इसका मतलब है कोड सेगमेंट यूज़ हो रहा है या फिर कोई यूज़ नहीं हो रहा है। और 11 है तो इसका मीनिंग है कि आपका डेटा सेगमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस सिग्नल का
इन स्टेटस सिग्नल का ये मीनिंग होता है। इसके बाद आगे और भी स्टेटस सिग्नल आएंगे S0, S1, S2, ठीक है, उसको जब वो आएंगे तब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाले जो स्टेटस सिग्नल्स होते हैं वो जो बची हुई आपकी हायर अपर 4 बिट होते हैं एड्रेस लाइन के, उनके साथ मल्टीप्लेक्स रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सिग्नल है आपका BHE/S7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका S7 स्टेटस सिग्नल होता है। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि जो S7 स्टेटस सिग्नल होता है वो उसकी कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि वो प्रेजेंटली यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए बस, लेकिन इसके साथ वो असाइन है तो हम उसकी बात करते हैं। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि प्रेजेंटली इट इज़ नॉट यूज, ठीक। तो इसका, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लेक्स रहता है, किसके साथ? बस हाई इनेबल के साथ। ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट ये है, बस हाई इनेबल, ठीक है। तो बस हाई इनेबल नाम से ही आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि बस हाई इनेबल का मतलब क्या है। बस हाई इनेबल का मतलब है कि आपकी जो डेटा लाइंस है, अगर हम लोग डेटा लाइंस को देखें तो D0 से लेकर कहाँ तक होती हैं डेटा लाइंस? D15 तक, ठीक है। 16 बिट की होती है, D0 से लेकर D15 तक, ठीक है। तो ये आपके वर्ड में होती है। तो ये आपका, इसमें अगर बाइट वाइज देखें तो D0 से लेकर D7, फिर आपकी D8 से लेकर D10। तो ये हो गया आपका अपर डेटा लाइंस, और ये हो गया आपका लोअर डेटा लाइंस, ठीक है। तो बस हाई इनेबल का मतलब है कि आपका जो अपर वाली जो डेटा लाइंस है उनको इनेबल करता है। जब BHE=0 होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ओवर द हायर ऑर्डर D8 to D15 डेटा बस, ठीक। और जब 1 होता है तो ट्रांसफ़र मोड इज ऑन द लोअर ऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि ये उसमें डेटा जो होती है वो बाइट वाइज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी हमेशा बाइट वाइज आपकी यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है? बाइट वाइज। जब मैंने आपको A085 पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा था कि आपका जो मेमोरीज होती हैं वो बाइट वाइज होती हैं। तो जो मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, एक जो ये अगर मेमोरी है तो ये आपकी जो मेमोरी है वो एक मेमोरी जो लोकेशन पे आपकी एक बाइट स्टोर होती है, ठीक है, एक बाइट स्टोर होती है। तो यहाँ पे तो आपका 16 बिट है, मतलब एक वर्ड है पूरा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी D0 से अगर हम लोग बात करें D0 से D7, वो लोअर बाइट आपकी यहाँ स्टोर होगी और हायर बाइट आपकी यहाँ स्टोर होगी। तो अगर हम लोग मान लें कि जो आपका लोकेशन है पहले वाले का वो 2000 है और इसकी क्या हो जाएगी 2001, ठीक। तो जो आपका, अगर हम लोग देखें तो इसको बोलते हैं इवन मेमोरी लोकेशन और इसको बोलते हैं ऑड मेमोरी लोकेशन। तो इवन और ऑड इस तरीके से आपकी मेमोरी कैरेक्टराइज रहती है। तो लोअर बाइट होती है वो इवन मेमोरी पे, एड्रेस पे, और जो हायर बाइट होती है हमेशा ऑड मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है, ठीक है। आगे अभी इसका और बाद पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी आपको मोटा मोटा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। तो समझा देती हूँ, ये हो गया। तो यहाँ देखिए, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो ये देखिए इसका कॉम्बिनेशन, जो A0 आपकी एड्रेस लाइंस होती है और BHE सिग्नल, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये देख सकते हैं कि हम डेटा का एक्सेस कैसे कर रहे हैं। अगर ये दोनों 0 हैं तो दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, आपका डेटा एक्सेस में वर्ड हो रहा है, मतलब पूरा 16 बिट। अगर 0-1 है मतलब BHE 0 और A0 1 है तो अपर बाइट फ्रॉम ऑड एड्रेस, ठीक। ऑड एड्रेस का मतलब क्या हुआ 2001, जो एग्जांपल में मैंने अभी बताया था आपका। अगर ये 1 और 0 है तो लोअर बाइट फ्रॉम इवन एड्रेस, ठीक। तो लोअर बाइट हमेशा इवन एड्रेस पे स्टोर होता है और अपर बाइट हमेशा ऑड एड्रेस पे स्टोर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर ये BHE आपका 1 है और A0 भी 1 है तो इसका मतलब है कि डेटा का एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसमें फिर आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो BHE इज लो ड्यूरिंग T1 फॉर रीड राइट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक। तो इसका मतलब है कि जब आपका BHE लो कब होता है, जब आपका
T1 टी स्टेटमेंट, ठीक है, उसी वक्त डेटा का ट्रांसफ़र होता है, तभी ये आपका लो होता है। फिर है S7, तो मैंने आपको बताया है कि ये प्रेजेंटली यूज़ नहीं होता है, और ये आपका T2 T3 T4 में आपका अवेलेबल रहता है। फिर आ जाते हैं रीड सिग्नल। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि रीड का मतलब है कि ये एक्टिव लो सिग्नल होता है। जब भी प्रोसेसर से रीड ऑपरेशन या आईओ प्रोसेसर परफॉर्म करता है मेमोरी या फिर आईओ के साथ, तो रीड सिग्नल का यूज़ करता है। ये यहाँ पे लो होता है, तब आपका रीड एक्टिव होता है। फिर आ जाते हैं रेडी। ये आपका क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल। और जैसे कि कुछ आपकी डिवाइसेस स्लो होती हैं, प्रोसेसर से काफ़ी स्लो होती हैं, तो वो आपका ऐसे जो होती हैं वो आपका देती हैं सिग्नल, एक्नॉलेजमेंट देती हैं कि ये आप एक्नॉलेजमेंट देता है प्रोसेसर कि आपका जो है डेटा का ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो वो इसलिए रेडी होता है, नाम से भी आपको इसको समझ में आ रहा होगा। फिर आ जाते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTR। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो इंटरप्ट के कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ से इंटरप्ट का जो मेरा वीडियो है उससे देख सकते हो कि इंटरप्ट क्या होता है, मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, ट्रिगरिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ कि आपका पहली बात तो इंटरप्ट है, तो ये लेवल मास्केबल इंटरप्ट। लेवल का मतलब हुआ आपका, ये है आपका ट्रिगरिंग का बस। तो लेवल का मतलब हुआ जैसे ये पूरा लेवल, अगर एज होता तो केवल ये होता, ठीक है। तो ये लेवल मास्केबल ट्रिगर्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू हम जब भी कोई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो वो इसके थ्रू होती है। मास्केबल का मतलब है कि इट कैन बी इग्नोर, ठीक है। और बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर वी कैन मास्क, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके के थ्रू इसको मास्क कर सकते हैं। जिन्होंने वो इंटरप्ट पढ़ा होगा उन्हें ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो आप इसे देख लीजिएगा। फिर है आपका ये सैम्पल ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वेस्ट। इसका कहने का मतलब है कि जब आपकी जो क्लॉक होती है उस क्लॉक की जो लास्ट साइकिल होता है, ठीक है, उसमें ये रिक्वेस्ट को जो प्रोसेसर होता है वो अवेलेबल मतलब कि रिकॉग्नाइज कर पाता है। तो तब तक ये आप वहाँ पे वो रिक्वेस्ट रहनी चाहिए, ठीक है। जैसा नहीं कि तुरंत रिक्वेस्ट मिली इंटरप्ट किया तुरंत हटा दी। माइक्रो प्रोसेसर उसको लास्ट जो क्लॉक साइकिल होता है उसमें आपका इसको रिकॉग्नाइज करता है, और ये एक्टिव हाई सिग्नल होता है और इंटरनली सिंक्रोनाइज होता है इंटरनल क्लॉक के थ्रू। नेक्स्ट आता है टेस्ट, ठीक। तो टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है टेस्ट सिग्नल। तो टेस्ट सिग्नल क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन होता है, पहले तो इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन होता है वेट, ठीक है। ये देखिए ये एक इंस्ट्रक्शन होता है, ये यहाँ पे लिख रखा है वेट इंस्ट्रक्शन। तो ये वेट इंस्ट्रक्शन को एग्जामिन करता है, टेस्ट जो सिग्नल होता है टेस्ट पिन होती है एग्जामिन करता है। जब आपका टेस्ट इज़ 0 दैट मीन कि एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन के आगे वहाँ पे कहीं पर भी वेट लिख दिया आपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा कि टेस्ट अगर वहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर रिमेन्स इन द आइडियल स्टेट, ठीक है। इसका मतलब है कि वो आपका आइडियल स्टेट में मतलब वेट कर रहा है। और अगर वहाँ पे जब 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू, कि अब एग्जीक्यूशन वेट इंस्ट्रक्शन का वो ख़त्म हो गया है, अब आपका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो गया है। तो टेस्ट सिग्नल बेसिकली वेट इंस्ट्रक्शन को एग्जामिन करने के लिए होता है। फिर है, और ये भी आपका द इनपुट इज सिंक्रोनाइज इंटरनली ड्यूरिंग ईच क्लॉक साइकिल ऑन लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक। इंटरनली आपका सिंक्रोनाइज होता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक। नॉन मास्केबल इंटरप्ट का मतलब ये है कि ऐसी इंटरप्ट जिसको कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे कि आपने 8085 में ट्रैप इंटरप्ट पढ़ा था, वो भी क्या था, नॉन मास्केबल इंटरप्ट था। तो यहाँ पे अलग से इसका नाम नहीं, इसका नाम ही है यहाँ पे NMI, मतलब नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इसको कि इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इनेबल नहीं करना होता।
से डिसेबल नहीं कर सकते, और ये जब आता है तो उसे रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट करनी होती है, उसके सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना होता है प्रोसेसर को, दैट कांट बी इग्नोर, और किसी भी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको मास्क नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो NMI इज नॉट मास्केबल इंटरनली बाय सॉफ्टवेयर, और ए ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई, ए लो टू हाई का मतलब क्या हुआ, ऐसे लो टू हाई, ये वाले ऐसे, ठीक, पॉजिटिव ट्रिगर्ड होता है। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, एज ट्रिगरिंग का मतलब ये एक एज पे होता है, ये वाला पॉजिटिव ट्रिगर। तो ए ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई इनिशिएट द इंटरप्ट एट द एंड ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, जब भी करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसके एंड पे। दिस इनपुट ये इंटरनली सिंक्रोनाइज्ड, ये भी आपका इंटरनली सिंक्रोनाइज्ड होता है। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक, ये जो पिन होती है, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे कि मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड, लेकिन हम मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में इंटर कैसे करते हैं। मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में इंटर करने के लिए आपकी ये जो पिन्स हैं, हाँ आगे आगे शायद, हाँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड में इंटर करने के लिए ये पिन्स होती हैं MN/MH'। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब ये पिन 0 होगी तो आपकी जो 8086 का पिन है वो आपकी मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा, मतलब कि मल्टी प्रोसेसर मोड में। अगर वो 1 है तो दैट मीन्स कि वो मिनिमम मोड में। तो 1 या 0 मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में लाने का एक तरीका है, बस इस पिन पे हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो मैक्सिमम मोड में चला जाएगा, अगर 1 से कनेक्ट कर देंगे मतलब कि VCC से कनेक्ट कर दीजिए तो मिनिमम मोड में चला जाएगा। तो दैट मीन्स कि द लॉजिक लेवल एट दिस पिन डिसाइड्स whether the processor is to operate in either minimum और maximum mode। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम मोड में कैसे जाते हैं। फिर है आपका, तो अब हम लोग देखते हैं पिन फंक्शंस फॉर मिनिमम मोड। ठीक है, तो पिन का फंक्शन मिनिमम मोड में देखने के लिए ये देखिए, ये जो पिन्स हैं आपकी वो मिनिमम मोड में वर्क करती हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ये पिन्स देख रहे हैं, ये पिन्स M/IO मतलब मेमोरी इनपुट आउटपुट, INTA ALE DT/R DEN होल्ड एंड HLDA एंड द राइट। ये जो पिन्स हैं आपकी पिन नंबर 31 से लेकर 24 तक, ये पिन्स आपके मिनिमम मोड में इनका अलग फंक्शन होता है और मैक्सिमम मोड में अलग होता है। तो मिनिमम मोड में वो इनका फंक्शन इसकी तरह होता है और मैक्सिमम मोड में हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन पिन्स का फंक्शंस को देखते हैं। तो देखिए M/IO मीन्स कि जब ये जब आपका लॉजिक 1 होता है तब क्या होता है, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होता है, और जब आपका लॉजिक 0 होता है तब ये आपका IO रिलेटेड ऑपरेशन होता है। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी पिन्स देखी थी। ठीक है, जब भी हमें ऐसे मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन करना होता है तब हमें ये 1 सेट करना होता है, अदरवाइज यहाँ पे 0 सेट करना होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग INTA-, इट मीन्स आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज। तो जहाँ पर भी, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर भी मैं डैश का यूज़ करती हूँ दैट मीन्स कि वो आपका लो इनेबल है। दैट मीन्स कि वहाँ पे अगर आपका लो आता है तभी वो इनेबल होता है, अगर हाई इनेबल है, हाई एक्टिव है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर अगर आपका 1 आता है तो वो आपका इनेबल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग INTA की बात करें तो ये क्या है, लो इनेबल है। ये आपका पिन INTR पिन के साथ आपका यूज़ होता है, जो कि अभी हम लोगों ने कॉमन फंक्शंस में पढ़ा था। INTR वो क्या होता है आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो जब उस पिन के थ्रू इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेसर अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। कैसे सेंड करता है, बाय यूजिंग द INTR। ठीक है, बाय यूजिंग द INTA के थ्रू ये सेंड करता है कि जब ये पिन आपकी लो होगी तब आपका प्रोसेसर हैज एक्सेप्टेड इंटरप्ट। ठीक है, प्रोसेसर ने, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर एक्नॉलेज करता है कि उसने उनकी INTR के थ्रू जो इंटरप्ट आई थी उसको उसने एक्सेप्ट कर ली है। और ये एक्टिव ड्यूरिंग एक्टिव लो
ड्यूरिंग T2, T3 एंड TW ऑफ ईच इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल। और ये आपका एक्टिव लो कब होता है? हर मशीन साइकिल के T2, T3 एंड TW ऑफ ईच इंटरप्ट साइकिल, ठीक है, उसमें आपका होता है। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका ALE। ALE मीन्स एड्रेस स्लैश इनेबल। ठीक है, ALE मीन्स क्या हुआ आपका? एड्रेस स्लैश इनेबल। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि आपका क्या देखा था कि जो आपकी एड्रेस लाइंस होती हैं और डेटा लाइंस होती हैं वो आपकी मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो आपको T1 टाइम में एड्रेस मिलता है और T2, T3, TW एंड T4 टाइम में T स्टेट्स में क्या मिलता है? डेटा मिलता है। तो आपको वो दोनों चीज़ें लेकिन साइमल्टेनियसली हमें चाहिए होती हैं कि उसके साथ मेमोरी का एड्रेस भी चाहिए होता है हमेशा और डेटा भी चाहिए होता है। तो मेमोरी के एड्रेस को क्या करते हैं कि उसको एक लैच के थ्रू एक्सटर्नली स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, आगे मैं कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं यूजिंग द लैच वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो लैच जो है वो उसको इनेबल कैसे किया जाता है आपका? बाय यूजिंग दिस ALE सिग्नल। ठीक है, इस ALE सिग्नल के थ्रू इसको इनेबल किया जाता है। ठीक है, तो ALE is provided by the microprocessor to latch the address into the address latch। जैसे ही आपका ALE सिग्नल हाई होता है वैसे ही क्या होता है? वो आपका लैच को इनेबल करता है और लैच को इनेबल होते ही आपका जो भी एड्रेस आता है एड्रेस लाइंस पर वो आपका लैच में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसके थ्रू एड्रेस हमेशा मिलता रहता है। तो ALE सिग्नल हमेशा हाई कब होता है? ALE सिग्नल इज एक्टिव हाई पल्स ड्यूरिंग T1 ऑफ एनी बस साइकिल। दैट मीन्स कि आपका जब भी मशीन साइकिल स्टार्ट होती है तो वो आपका ALE सिग्नल T1 में आपका हाई होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हमने पढ़ा था ALE सिग्नल। ठीक है, तो जो मैंने वहाँ पे टाइमिंग डायग्राम बताया हुआ है, मशीन साइकिल्स बताई हुई हैं, वहाँ की सबकी टाइमिंग बताई हुई थी, तो वहाँ पर भी ऐसे ही था। तो आप वहाँ पर जाके और डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका DT/R डैश। ठीक है, दैट मीन डेटा ट्रांसमिट और रिसीव। ठीक, तो दिस आउटपुट सिग्नल इज यूज टू डिसाइड दिस आउटपुट सिग्नल इज यूज टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो थ्रू द बाई डायरेक्शनल बफर। तो बाई डायरेक्शनल बफर को हम लोग ये भी बोलते हैं ट्रांस रिसीवर्स। ठीक है, ट्रांस रिसीवर्स ये दूसरा नाम है इसका। तो आपका ये सिग्नल क्या होता है कि जब भी आपका डेटा आपकी किसके थ्रू मिलती है? डेटा बस के थ्रू मिलती है। ठीक है, लैच के थ्रू आपका क्या आता है? डिफरेंट डीमल्टीप्लेक्स होता है। डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस लाइंस आपका लैच में जाती है, वो जाती है, और जो डेटा लाइंस आती है डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद वो आपका ट्रांस रिसीवर में जाती है। ठीक है, तो डेटा आपका ट्रांसमिट भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है वो आपका ट्रांसमिट होना है कि रिसीव होना है वो किसके थ्रू होता है? बाई डायरेक्शनल बफर के थ्रू होता है। तो ये जो पिन है आपकी DT/R डैश इक्वल टू, ये आपका क्या डिसाइड करता है? ये 1 होगा तो दिस इंडिकेटिंग कि आपका ये डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है। अगर ये 0 है तो दैट मीन्स दिस इंडिकेट कि आपका डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट DEN। ठीक है, इसका मतलब है आपका डेटा इनेबल। ये भी आपकी लो इनेबल सिग्नल होता है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग कि डेटा बस इनेबल सिग्नल इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैलिड डेटा ओवर द एड्रेस और डेटा लाइंस। ठीक है, ये आपका ये इनेबल करता है सिग्नल कि जो आपकी जो डेटा लाइंस हैं D0 से D7 उस पर आपका वैलिड डेटा आया कि नहीं आया। ठीक है, उसको इनेबल करता है। इट इज़ यूज टू इनेबल द बाई डायरेक्शनल बफर टू सेपरेट द डेटा फ्रॉम मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपका बाई डायरेक्शनल बफर को इनेबल करता है।
ठीक है, ये क्या करता है आपका उसको इनेबल करता है बाय डायरेक्शनल बफर को। इसमें कि हमें जो डेटा लाइंस मिल रही हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग हो एड्रेस लाइंस के लिए, और वो फिर आपकी जो डेटा लाइंस होती है वो बाय डायरेक्शनल बफर्स में जाती है, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसरिसीवर में। उसकी डायरेक्शन को कौन डिसाइड करता है? वो डी टी आर डिसाइड करता है, इसके पहले वाला जो पढ़ा था। और डी एन क्या करता है? आपका बाई डायरेक्शनल बफर मतलब कि ट्रांस रिसीवर को आपका इनेबल करता है। तो हमें एक्सटर्नली एक ये कनेक्ट करना पड़ता है। क्या कनेक्ट करना पड़ता है? ट्रांस रिसीवर मतलब यूनी डायरेक्शनल बफर कनेक्ट करना पड़ता है, और एक लैच को कनेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग इसकी जो एक्सटर्नल सर्किटरी है वो देखेंगे, ठीक है, अलग से देखेंगे कि कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है और कैसे कि हम लोग ट्रांस रिसीवर को इससे कनेक्ट करते हैं। तब ये सिग्नल की जो फंक्शनिंग है वहाँ पर भी काम में आएगी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है इसका। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये है थर्ड पॉइंट। इट इज एक्टिव फ्रॉम द मिडिल ऑफ T2 अंटिल द मिडिल ऑफ T4। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव कब होता है? डीएन का क्या है? ALE सिग्नल कब एक्टिव होता है? जब आपका T1 में, ठीक है। और डीएन मतलब डेटा हमें किस में मिलता है? T2 से मिलता है, इसलिए डीएन सिग्नल जो है वो एक्टिव होता है आपका T2 से T4 के मिडिल तक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है इसकी टाइमिंग को भी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्नल। तो ये सिग्नल जो है आपका वो भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं ये। वैसे तो सारे सिग्नल्स इम्पॉर्टेंट है। आप एलिमेंट्री जब भी स्टार्ट करते हो कोई भी आईसी कोई भी प्रोसेसर, तो उसके पिन डायग्राम्स और आर्किटेक्चर पढ़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम लोग आगे इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज़ आगे से हमें अचानक से बीच से कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्क है इसके पिन के फंक्शंस को देखना और इनके आर्किटेक्चर को समझना। ठीक है, तो ये देखिए अब नेक्स्ट पिन है आपकी होल्ड एंड HLDA। ये दो पिन्स हैं, वो दोनों मैंने एक साथ इसलिए किए कि दोनों एक साथ आपकी यूज़ में आती हैं। तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे तो 8085 में भी ये पिन्स होती हैं। होल्ड एंड HLDA का फंक्शन आपका DMA से जुड़ा है। ठीक है, तो DMA जब चिप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, बट यहाँ पे DMA का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक, तो जो अगर आपका डायरेक्टली कुछ मेमोरी का ट्रांसफ़र करना है तो DMA सिग्नल क्या करता है? वो आपका होल्ड से सिग्नल से माइक्रो प्रोसेसर के रिक्वेस्ट सेंड करता है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को, कि भाई उसे उसकी एड्रेस और डेटा लाइंस की ज़रूरत है। ठीक है, किसके लिए? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए। तो जब आपका माइक्रो प्रोसेसर की बसेस फ्री होती हैं तो वो क्या करता है? HLDA सिग्नल के थ्रू आपका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि भाई आप फ्री हो गई हैं, आप हमारे बसेस और को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। होल्ड का मतलब क्या है? द होल्ड इनपुट रिक्वेस्ट। होल्ड इनपुट क्या करता है? द होल्ड इनपुट रिक्वेस्ट ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, इफ द होल्ड सिग्नल इज एट लॉजिक 1 द माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन एंड प्लेसेस इट्स एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल बस एट ए हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट में कर देता है, मतलब उसका जो कंट्रोल है वो आपको DMA को सेंड करता है, और इसके लिए इसके एवज में HLDA के थ्रू वो एक्नॉलेज करता है कि अब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो होल्ड एक्नॉलेज इंडिकेट दैट A06 हैज़ इंटर्ड इनटू द होल्ड स्टेट। ठीक है, होल्ड स्टेट में आ गया, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्नॉलेज करता है कि DMA इनकी बसेस का यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब आ जाता है राइट पिन। तो राइट पिन बहुत ही आसान है, ये भी लो इनेबल होता है। तो व्हेनेवर 8086 राइटिंग डेटा इनटू मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, तब ये राइट सिग्नल को लो कर देता है। ठीक है, तो जब भी हमें मेमोरी में राइट करना होता है या फिर करना होता है तो राइट सिग्नल का यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज पिन फंक्शन फॉर द मैक्सिमम मोड।
ठीक है। तो मैक्सिमम मोड में हमें पता है कि कैसे होता है प्रोसेसर, उसमें आपके जो प्रोसेसर होता है वो A086 प्रोसेसर उस मल्टी प्रोसेसर मोड में होता है, मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। दैट मीन्स एक से ज़्यादा उसमें प्रोसेसर लगे होते हैं। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपका ये देखिए ये जो पिंस हैं वो किसके लिए हैं, आपके मैक्सिमम मोड में यही पिंस, ये मिनिमम मोड में हमने इसके फंक्शन ये पढ़ लिए, अब ये मैक्सिमम मोड में है। तो मैक्सिमम मोड में कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, एक से ज़्यादा, तो कुछ एक मास्टर हो जाता है और कुछ उसके फंक्शन, तो वो एक दूसरे के सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं और क्या क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से सिग्नल होते हैं, सबसे पहले आपका स्टेटस लाइंस होती है, कौन थी, S0 S1 S2 ये स्टेटस लाइंस होती हैं और सभी लो इनेबल होती हैं, देखिए इस पर डैश लगा हुआ है। फिर आपका लॉक, फिर आपका क्यू की जो स्टेटस होती है वो भी ये सेंड करता है, जो 6 बाइट का क्यू होता है कि वो फिल है कि क्या है। फिर इसके बाद में एक आपका रिक्वेस्ट एंड ग्रांट, ये आपका सिग्नल होता है, ठीक। तो चलिए एक एक करके इनको हम लोग देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले स्टेटस लाइंस को, तो ये स्टेटस लाइंस क्या शो करती हैं, ये आपका शो करती हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला है आपका, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ तो आपको शायद ठीक से दिखेगा, अब देखते हैं। तो ये क्या है, S0 S1 S2, तो जब ये तीनों आपके 0 0 होते हैं दैट मीन्स कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इंटरप्ट एक्नॉलेज फंक्शन। अगर वो आपका 0 0 1 है तो कौन सा फंक्शन हो रहा है, IO रीड, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर 0 1 0 है तो IO राइट, अगर 0 1 1 है तो हाल्ट, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम रोका हुआ है। और 1 0 0 है तो कोड एक्सेस कर रहा है, मतलब फेच कर रहा है, कोड को एक्सेस कर रहा है। और 1 0 1 है तो रीड मेमोरी, और 1 1 0 है तो राइट मेमोरी, ठीक है, राइट मेमोरी। और जब आपका लास्ट में देखते हैं हम लोग कौन सा है, 1 1 1 है तो इसका मतलब पैसिव, उस टाइम पे कोई भी चीज़ वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 1 1 का मतलब क्या होता है कि रोका हुआ है, हाल्ट किया हुआ है। तो ये आपकी स्टेटस लाइन थे। तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि जब भी हम स्टेटस लाइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी चीज़ के स्टेटस को शो कर रहा होगा कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने कुछ स्टेटस लाइन पढ़ा था, S3 S4 S5 S6 S7, तो वो आपके वहाँ पे शो कर रहा था कि किस सेगमेंट में है, इस तरीके से। तो स्टेटस लाइंस का हमेशा मतलब होता है किसी चीज़ के स्टेटस को शो कर रहा है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा सेगमेंट यूज़ हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तो ये देखिए नेक्स्ट था आपका स्टेटस लाइंस हो गया, अब है आपका लॉक, ठीक है। तो लॉक क्या होता है, आपका लॉक से समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जाए कि हमने एक अपने दरवाजे को लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हम किसी को इंटर नहीं करने देना चाहते हैं, ठीक है। कि जब हम ये वर्क कर रहे हों तो हम क्या करते हैं, हम कि हमने 1 घंटे के लिए उसको कर दिया कि हम जब खाना बनाएं या हम जब खाना खाएं या हम पढ़ाई करें तब उस टाइम पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे या हमारी सर्विस ना ले, ठीक है। तो कि हमारे जो पेन को ना ले सपोज़, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में भी इसमें ये चीज़ रहती है कि जब उस टाइम पे आपका माइक्रो प्रोसेसर जब लॉक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, लॉक आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपका क्या होता है उसमें चलता रहता है लॉक प्रोसेस, जिस भी इंस्ट्रक्शन के आगे ये देखिए लॉक प्रेफिक्स लगा देते हैं तो वो क्या होता है, लॉक एक्टिव हो जाता है। लॉक एक्टिव हो जाता है तो दैट मीन कि जब आपका वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस टाइम पर आपका कोई भी अदर पेरिफेरल वो आपके सिस्टम की बसेस को का कंट्रोल नहीं ले सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि डीएमए ने या किसी अदर 2 प्रोसेसर लगे होते हैं ना मल्टी मोड में,
ठीक है, 2 या 1 से ज़्यादा लगे रहते हैं, तो मान लीजिए कोई और जो है उसके सिस्टम के बसेस का यूज़ करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा जब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जिसके आगे लॉक प्रीफिक्स लगा होता है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको एक बार और देख लेते हैं। द लॉक आउटपुट इज यूज टू लॉक पेरिफेरल ऑफ द सिस्टम, दैट इज द अदर सिस्टम बस मास्टर विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेनिंग द सिस्टम बस। ठीक है, किसी को भी रोक देता है कि सिस्टम बस का यूज़ करने से, ठीक है, उसका अपने आप लेने से। इट इज एक्टिवेटेड बाय लॉक प्रीफिक्स द इंस्ट्रक्शन एंड रिमेन एक्टिव अंटिल कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाएगा तब तक वो किसी को भी अपने बसेस का कंट्रोल नहीं देगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पे। फिर है आपका क्यू स्टेटस, तो Q1, QS1 एंड QS0। अब देखिए कि इसमें हमने पढ़ाई था कि 6 बाइट का इसमें इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, तो कुछ क्या होता है कि उसमें उस टाइम पे क्यू का जो है वो एम्प्टी होगी, कभी कभी उसमें केवल एक ही बाइट होगी, कभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके की वो क्यू की क्या स्टेटस है, वो किसके थ्रू शो होती है, वो आपकी इस QS1 QS0 के थ्रू शो होती है। तो देख लेते हैं, ये है टेबल दिया हुआ है जिससे कि आपको पता चलेगा जब आपकी QS1 एंड QS0 ये क्या है 0 होगा तो दैट मीन नो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अगर 0 1 है तो फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड वो आपका एक्सेस हो रहा है। अगर 1 0 है तो दैट मीन्स कि एम्प्टी है क्यू, कुछ भी नहीं है क्यू में। और अगर 1 1 हो रहा है तो क्या है आपका सब्सिक्वेंट बाइट ऑफ ऑपकोड। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट बाइट है सब्सिक्वेंट बाइट ऑफ ऑपकोड के एक्सेस हो रहे हैं, तो ये आपका उस टाइम पे क्यू के फंक्शन को शो करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये क्या है आपका रिक्वेस्ट ग्रांट। ठीक, तो ये जो पिन्स हैं ये क्या है आपका, देखते हैं आपका। द रिक्वेस्ट ग्रांट पिन्स आर यूज बाय अदर लोकल बस मास्टर टू फोर्स द प्रोसेसर टू रिलीज द लोकल बस एट द एंड ऑफ द प्रोसेसर करंट बस साइकिल। दिस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल एंड आर यूज बोथ द रिक्वेस्ट एंड ग्रांटेड DMA ऑपरेशन। ठीक, अब क्या है कि जैसे कि अगर एक सिंगल प्रोसेसर लगा होता तो एक ही प्रोसेसर से आपका उसके ग्रांट ले रहा होता, एक्सेस कर रहा होता प्रोसेसर को। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं। जब 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं तो क्या होगा, आपकी हर प्रोसेसर की आपकी एक रिक्वेस्ट और ग्रांट होगी कि इसकी पिन्स के थ्रू वो आपका रिक्वेस्ट एंड ग्रांट को शो करेगा कि क्या करेगा, अदर लोकल बस मास्टर फोर्स द प्रोसेसर टू रिलीज द लोकल बस। ठीक है, कि वो आपका रिक्वेस्ट करेगा कि रिलीज करे लोकल बसेस को। ठीक है, और ये बाय डायरेक्शनल होती है, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है और इसी के थ्रू वो ग्रांट भी करेगा, मतलब शो करेगा कि हाँ मैंने रिलीज़ कर दे। ठीक है, तो और इसमें जो 2 पिन्स होती हैं RQ-GT0 एंड RQ-GT1, तो इस अगर मान लीजिए दोनों ही आ गई सेम टाइम पे तो आपका जो RQ-GT0 है उसकी हायर प्रायोरिटी रहती है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है ये आपकी सारी पिन्स पूरी हो गई हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी A086 के एड्रेसिंग मोड्स को लेकर। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, बाय।